इवनिंग गाइस, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ रामायुष में। तो आज से हम एक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और ये जो टेस्ट सीरीज रहेगी ये आपकी यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही आपके स्टेट में जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो आरओ का एग्जाम हो, चाहे पेट का एग्जाम हो, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेस्ट सीरीज रहेगी। तो आज सबसे पहले आज हम देखेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन। फिर इसके बाद हम बारी बारी करके जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं तो सभी सब्जेक्ट्स के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आज हम यहाँ पर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आज हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन। फिर इसके बाद देखेंगे हम मेडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चन। इसके बाद फिर हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहले अगर आज हम यहाँ पर बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। देखते हैं राबर्ट ब्रूसफुट थे, कौन थे आखिरकार राबर्ट ब्रूसफुट? या फिर भूगर्भ वैज्ञानिक थे, या फिर पुरातत्वविद थे, या फिर वनस्पति शास्त्री थे, या तो फिर इतिहासकार थे। कौन थे रॉबर्ट ब्रूसफुट, इनके बारे में देखेंगे। तो देखिए इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार अगर हम देखें तो रॉबर्ट ब्रूसफुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद, ये दोनों थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, अगर ऑप्शन में दिए रहता है भूगर्भ वैज्ञानिक और इसमें से अगर पुरातत्वविद नहीं देता है तो आपको सिर्फ भूगर्भ वैज्ञानिक ही आंसर लगाना है। अगर क्वेश्चन देता है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, अगर वहां पर भूगर्भ वैज्ञानिक नहीं देता है, पुरातत्वविद देता है ऑप्शन में, तो वहां पर आपको क्या करना है, पुरातत्वविद ऑप्शन में रहेगा तो वहां पर आपको पुरातत्वविद आंसर करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद, रॉबर्ट ब्रूसफुट दोनों थे, भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए एंड बी, ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। आखिरकार कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था? ऑप्शन है थॉमसन ने, बी लुबाक ने, या फिर टेलर ने, या फिर चाइल्ड ने। आपका क्वेश्चन स्क्रीन में है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो देखते हैं हम इसके बारे में। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा थॉमसन ने। थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। आखिरकार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था, इसके हमें साक्ष्य कहाँ से और कब प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए उत्खनित प्रमाणों के अनुसार हमें जो पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ऑप्शन है निचले पूर्व पाषाण काल में, या फिर मध्य पूर्व पाषाण काल में, या फिर ऊपरी एवं पाषाण काल में, या फिर मध्य पाषाण काल में। कब हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं हम पशुपालन के जो साक्ष्य हैं, तो मध्य पाषाण काल का जो अंतिम दौर चल रहा था, अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। और ये जो पशुपालन के साक्ष्य हैं हमें दो जगह से प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाण काल में हमें दो जगह से प्राप्त होते हैं। आदमगढ़ जो है आपका एमपी में पड़ता है, और दूसरा जो है बागोर, दूसरा जो है बागोर। यहाँ से हमें मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो कब प्राप्त होते हैं हमें? मध्य पाषाण काल में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है। अभी हमने क्या देखा कि मध्य पाषाण काल में हमें पशुपालन के साक्ष्य कहां से और कब प्राप्त होते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वह स्थान है। ऑप्शन है लंघनाज से,
वीर भानुपुर से, आदमगढ़ से, या फिर चोपनी मांडो से? कहाँ से हमें पशुपालन के प्रमाण प्राप्त होते? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आदमगढ़। अभी हमने क्या देखा कि मध्य पाषाण काल का जो अंतिम चरण, जब अंतिम दौर चल रहा था, तो तब हमें पशुपालन के साक्ष्य दो जगह से मिलते हैं। पहला जो था आदमगढ़ है और सेकंड जो था बागोर। आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है और बागोर जो कि ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? आदमगढ़। आदमगढ़ से हमें मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त होते हैं? किस स्थल से हमें हड्डी के उपकरणों की जानकारी प्राप्त होती है? इसके बारे में अगर हम देखें तो ऑप्शन है चोपनी मांडो से, काकोरिया से, मैदहा से, या फिर सराय नहर राय से। हमें कहाँ से हड्डी के उपकरणों की जानकारी प्राप्त होती है? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका आंसर मैदहा हो जाएगा। देखिए, मध्य पाषाण कालीन मैदहा जो कि आपका उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है, तो यहाँ से हमें मध्य पाषाण कालीन मैदहा से बड़ी मात्रा में हमें हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त होते हैं। और जी.आर. शर्मा मैदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। और बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सींग से बने हुए उपकरण एवं आभूषण यहाँ से हमें बड़े पैमाने पर प्राप्त होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5th नंबर का मैदहा जो कि ये आपका कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त होते हैं। आखिरकार हड्डी से बने हुए जो आभूषण है वो हमें मध्य पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त होते हैं? सराय नहर राय से, या फिर मैदहा से, या फिर लिखैया से, या फिर चोपनी मांडो से? कहाँ से हमें मध्य पाषाण काल में हड्डी से निर्मित आभूषणों की जानकारी होती है? तो ऑप्शन है आपका सराय नहर राय, मैदहा, या फिर लिखैया से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका बी नंबर। हमें मैदहा से हड्डी से निर्मित आभूषणों की जानकारी प्राप्त होती है मध्य पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। आखिरकार कहाँ से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन है सराय नहर राय से, या फिर दमदमा से, या फिर मैदहा से, या फिर लंगनाथ से। कहाँ से हमें एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल की जानकारी प्राप्त होती है? तो मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर राय, मैदहा और दमदमा, ये जो तीनों स्थल हैं, सराय नहर राय, मैदहा और दमदमा, तो ये आपके प्रतापगढ़ जिले में, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर राय, मैदहा, दमदमा का उत्खनन हुआ है और दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक खुदाई हुई है। और इसके बाद पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर के 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान जो हुए हैं, तो यहाँ पर युग में समाधान प्राप्त हुए हैं, और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं, और 6 समाधानों में से एक कंकाल मिले हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दमदमा। दमदमा से कुल मिलाकर के 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं, और इन 41 समाधानों में से 5 समाधान जो यहाँ से मिले हैं युग में समाधान मिले हैं, और जो 3 समाधान मिले हैं और एक जो समाधान मिला है वो 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए में। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में 8 नंबर का। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई है, इसके बारे में हम देखते हैं। ऑप्शन है नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, या फिर प्रोटो ऐतिहासिक काल में। कब हमें खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम
प्रारंभ हुई है। कब हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं? खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था, और यही वो दौर था जब यही वो टाइम था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ, जब मनुष्य कृषि कार्य करना शुरू किया। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल में हमें खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई है, और यही नवपाषाण काल में ही जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ, तो ठीक है, यही वो टाइम था, नवपाषाण काल में ही मनुष्य कृषि कार्य करना शुरू किया। तो इसका जो ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? या ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियों से, या फिर शिवालिक पहाड़ियों से, या फिर नलमाला पहाड़ियों से, या फिर नर्मदा घाटी से। कहाँ से हमें भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से हमें प्राप्त होता है? इसके बारे में अगर हम देखें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। देखिए, नर्मदा घाटी जो है ये भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, और इसकी जो खोज है 1982 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी से हमें भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? मानव के द्वारा जो सबसे पहले प्रयोग में अनाज लाया गया था वो कौन सा अनाज था? तो ऑप्शन है गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। कौन सा अनाज था जो मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था? यहाँ पर जो ऑप्शन है सी नंबर, जौ। जौ जिसे बार्ली भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो जौ को सबसे पहले मानव ने प्रयोग किया था। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्नों का उपयोग किया गया था: जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया, फिर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर इनको उगाया। वैश्विक दृष्टि से अगर हम देखें तो सर्वप्रथम जौ को 8000 ईसा पूर्व के निकट पूर्व भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं को मानव के द्वारा उगाया जाने लगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जौ। जौ जो है ये सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये यहाँ पर हम देखते हैं, ऑप्शन है कोल्डिवा से, या फिर लहुरा देव से, या तो फिर मेहरगढ़ से, या फिर टोकवा से। कहाँ से हमें भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन हमने देखा कोल्डिवा से, या फिर लहुरा देव से, या फिर मेहरगढ़ से, या फिर टोकवा से। कहाँ से हमें प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? इसका जो राइट आंसर है डी नंबर लहुरा देव से। लहुरा देव से यहाँ से हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्यों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, कोल्डिवा से, मेहरगढ़ से। कहाँ से हमें भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से डी नंबर जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मेहरगढ़ से हमें भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है लोथल से, या फिर हड़प्पा से, या फिर मेहरगढ़ से, या फिर मुंडी गांव से। कहाँ से हमें भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की जानकारी मिलती है? यहाँ पर जो सी नंबर है मेहरगढ़ से हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्यों की जानकारी प्राप्त होती है। आगे हम बात करें 14 नंबर का क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त होते हैं? किस स्थान से हमें कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है मुंडी गाक से, मेहरगढ़ से, दम्ब सालत से, बालाकोट से, या फिर अमरी से।
कहाँ से हमें नौपाषाण युग में कृषि या अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त होते हैं? यहाँ पर जो बी नंबर है मेहरगढ़, मेहरगढ़ से हमें कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। बी नंबर जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अभी हमने देखा जो पहले इसके क्वेश्चन था उसमें हमने पशुपालन की भी बात की थी कि पशुपालन के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं मध्यपाषाण काल में। तो हमें दो जगह से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, बागोर जो कि राजस्थान में पड़ता है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्यों की भी हमने बात करी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अंजीरा से, भारत में पशुपालन कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। ऑप्शन है अंजीरा से, या फिर दम्ब सादात से, या फिर किली गुल मोहम्मद से, या फिर मेहरगढ़। कहाँ से हमें पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्यों की जानकारी प्राप्त होती है? यहाँ पर जो डी नंबर है मेहरगढ़, मेहरगढ़ से हमें कृषि के और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर को क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से हमें प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन है धोलावीरा से, किले गुल मोहम्मद से, या फिर कालीबंगा से, या फिर मेहरगढ़ से। कहाँ से हमें प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? यहाँ पर जो डी नंबर है मेहरगढ़, मेहरगढ़ यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़ से हमें प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण प्राप्त। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? यहाँ पर जो 7 लिखा हुआ है, ये जो 7 लिखा हुआ है ये 7 नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। कौन सा स्थान है जहां से हमें पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य हमको मिलते हैं? हमने जो आगे इसके क्वेश्चन थे थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि हमें मध्यपाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य 2 जगह से प्राप्त होते हैं। 2 जगह वो कौन कौन से हैं? आदमगढ़, आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और बागोर, बागोर ये राजस्थान में पड़ता है। तो हमें मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण 2 जगह से मिलते हैं, आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और बागोर जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है औदे, बोरी, बागोर, लिखैया। हमें कहाँ से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी। हमें मध्यपाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? बागोर से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जैसे इसको ऑप्शन है कि चारकोलिथिक युग ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ताम्रपाषाण युग को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो चारकोलिथिक युग है तो ताम्रपाषाण युग को चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो आंसर इसका सी नंबर, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि चारकोलिथिक युग को भी क्या कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को आपको रीड करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृत से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेषों की जानकारी हमको मिलती है? कहाँ से हमें पाषाण संस्कृत से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक की जानकारी मिलती है? ऑप्शन है आमरी से, बी ऑप्शन मेहरगढ़ से, कोट डीजी से, और कालीबंगा से। कहाँ से हमें पाषाण संस्कृत से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेषों की जानकारी प्राप्त होती है? तो यहाँ पर बी नंबर मेहरगढ़ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़ से हमें मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, तो बलूचिस्तान में स्थित पुरा स्थल है ये मेहरगढ़। तो यहाँ से पाषाण संस्कृत से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेषों की जानकारी हमें मिलती है। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 20 नंबर का क्वेश्चन है एंड ये लास्ट क्वेश्चन है आज का।
इसके बारे में अगर देखें तो नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन है के डी वाजपेयी ने, बी ऑप्शन है बी एस वाकंकर ने, सी ऑप्शन है एच डी संकालिया ने, मार्टिमर व्हीलर ने। आखिरकार किसने नौदा टोली का उत्खनन किया था? यहाँ पर जो सी नंबर है एच डी संकालिया ने, एच डी संकालिया ने नौदा टोली का उत्खनन किया था। नौदा टोली जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो नौदा टोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच डी संकालिया ने कराया था। और ये स्थल महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित स्थल तानपासाणी ग्राम स्थल था। और इसकी अगर तिथि की बात करें हम तो 1600 से 1300 के बीच इसकी तिथि निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो इसका जो सी नंबर है, सी नंबर एच डी संकालिया, एच डी संकालिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नौदा टोली का उत्खनन एच डी संकालिया ने किया था। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, आगे बात करेंगे हम अगले लेक्चर में। तो सभी को बाय बाय, थैंक यू।